तो पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जो 3 डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और एथिकल आर्ग्यूमेंट्स, वो भी हमने समझ लिया था। यहाँ पे हमें ये समझना है कि भाई अगर हमें कंजर्व करना ही है, हमारी मजबूरी है, हमारी ज़रूरत है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करें, तो उसको कंजर्व करने के कितने तरीके हैं, कैसे हम उसको कंजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात होने वाली है हाउ डू वी कंजर्व, वाई डू वी कंजर्व, तो हमने पहले ही कर लिया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के जो मेथड्स हैं उनको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी होती है इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरी कैटेगरी होती है एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड्स। इन सीटू को हम ऑन साइट कंजर्वेशन भी बोलते हैं, ऑन साइट, और एक्स सीटू को हम अवे फ्रॉम साइट। क्या मतलब है दोनों का भी देखो। 2 तरह के कंजर्वेशन मेथड्स होते हैं, इन सीटू मेथड्स और एक्स सीटू मेथड्स। मान लो एक एरिया है, एक हैबिटाट है, ये बड़ा सा एक एरिया है, इसके अंदर में कोई स्पीसीज़ पाई जाती है, ए स्पीसीज़, ये सारे उसके मेंबर्स हैं, ठीक है। ये एक पॉपुलेशन है, ए स्पीसीज़ की पॉपुलेशन है। अब ये ए स्पीसीज़ को हमें प्रोटेक्ट करना है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका होता है इन सीटू। इन सीटू मतलब ये जिस हैबिटाट में, जिस एरिया में पाया जाता है, इसको हम वहीं पर कंजर्व कर दें। हम इसको इसी एरिया में रखेंगे, इस एरिया से बाहर नहीं निकालेंगे और इस एरिया में ही कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाएंगे। अब इन सीटू कंजर्वेशन का सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि अगर आपको इन सीटू कंजर्वेशन करना है तो हमें उस स्पीसीज़ के साथ में उस पूरे हैबिटाट को कंजर्व करना पड़ेगा। भाई वो स्पीसीज़ तो उस हैबिटाट पे डिपेंडेंट है, तो अगर हमें एक पर्टिकुलर स्पीसीज़, ए स्पीसीज़ को एक्चुअल में कंजर्व करना है तो पूरा का पूरा हैबिटाट बचाना होगा। जैसे ही पूरा हैबिटाट बचेगा तो वो स्पीसीज़ अपने आप कंजर्व हो जाएगी। तो इन सीटू मेथड्स जो होते हैं ना, वो पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और जब पूरे एरिया प्रोटेक्ट होगा तो स्पीसीज़ जो है वो तो अपने आप कंजर्व हो ही जाएगी। दूसरे जो मेथड्स होते हैं दे आर कॉल्ड एक्स सीटू मेथड्स। अब एक्स सीटू मेथड्स में हम क्या करते हैं, स्पीसीज़ को या कुछ मेंबर्स को हम यहाँ से उठा लेते हैं। स्पीसीज़ के कुछ मेंबर्स को हमने यहाँ पे से उठा लिया और इसको ले जा कर के हम कुछ ह्यूमंस मैन मेड सेटिंग में डाल देंगे। आर्टिफिशियल सेटिंग होती हैं, आर्टिफिशियल मैन मेड सिस्टम होते हैं, उन सिस्टम में ले जा कर के वहाँ पे इनका प्रोटेक्शन करेंगे। तो क्या हम इनका प्रोटेक्शन इनके हैबिटाट में कर रहे हैं या फिर इनको हैबिटाट से बाहर निकाल रहे हैं, बाहर लेकर के आते हैं हम और एक ह्यूमन मैन मेड सेटअप होता है, उस सेटअप में इनका कंजर्वेशन करते हैं। तो ये जो सेटअप में, ये जो हमने वाइट कलर से बनाया, ये एक सेटअप है, मैन मेड सेटअप, और यहाँ पे इनका कंजर्वेशन किया जा रहा है। तो क्योंकि इन स्पीसीज़ को हमने इनके नेचुरल हैबिटाट से बाहर निकाला और तब कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इनको एक्स सीटू या फिर अवे फ्रॉम साइट कंजर्वेशन बुलाते हैं। तो ये 2 मेथड्स होते हैं, दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, दोनों के अपने अपने कॉन्स भी होते हैं, हार्म भी होता है। जनरली एक ओवरव्यू की बात करें तो इन सीटू कंजर्वेशन तब इस्तेमाल किया जाता है जब स्पीसीज़ पे खतरा हो लेकिन उतना इंटेंस ना हो। अभी स्पीसीज़ खतरे में तो है, बट अभी स्पीसीज़ उतना ज़्यादा खतरे में नहीं है कि वो इमीडिएट एक्सटेंशन के कगार पे है। तो हम क्या करते हैं, उसके नेचुरल हैबिटाट को प्रोटेक्ट करके उसकी स्पीसीज़ को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। पर अगर बात करें एक ऐसी स्पीसीज़ जो इंटेंस खतरे में है, जो ऑलमोस्ट एक्सटेंट होने ही वाली है, तो हम अब उसका रिस्क नहीं ले सकते। ऐसी स्पीसीज़ को उठाकर सबसे बढ़िया रहता है कि एक्स सीटू कंजर्वेशन में ले जा कर के रखा जाए। आज भी कई सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं जो वाइल्ड से पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं, जंगलों में मिलती ही नहीं हैं, लेकिन हमारे ह्यूमन मैन मेड सेटअप में उन पे कंजर्वेशन एफर्ट जारी है। वो मैन मेड सेटअप में मिलते हैं, बाहर मिलते ही नहीं हैं। तो इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, कब यूज़ किया जाता है, ये हम समझ गए। अब ये तो हमारे पास ब्रॉड क्लासिफिकेशन था।
इन सीटू कंजर्वेशन में कितने मेथड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्स सीटू मेथड में हम कितने मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, अब हमें उस पर ध्यान देना है। तो जो इन सीटू कंजर्वेशन के मेथड्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इन सीटू और एक्स सीटू के एग्जाम्पल मेथड्स। इन सीटू का पहला एग्जाम्पल है हॉटस्पॉट। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेक्रेड ग्रोव्स, ये सारे मेथड्स इन सीटू वाले, मतलब पूरा का पूरा एरिया प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे वो नेचर में पाया जाता है, वहीं पे हम प्रोटेक्ट करेंगे। एक्स सीटू कंजर्वेशन में हमारे पास में जूलॉजिकल पार्क, जो जू होते हैं, आपने देखे होंगे जब जू में हम जाते हैं तो बहुत सारे एनिमल्स दिखाई पड़ते हैं। तो वो जू क्या है, वो एक मैन मेड सेटिंग है, उसमें एनिमल्स को ला करके रखा गया है, फिर उसमें ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चलते हैं। सारे जू में जनरली ब्रीडिंग प्रोग्राम्स ऑपरेट करते हैं जिसमें हम जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनका नंबर आर्टिफिशियली बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बोटैनिकल गार्डन्स, ये भी जू समझ सकते हो, सिर्फ प्लांट्स का जू मान लो, तो ये बोटैनिकल गार्डन बोलते हैं इसको, जहाँ पे हम प्लांट स्पीसीज़ का कंजर्वेशन करते हैं। फिर इसके बाद में कुछ स्पर्म बैंक्स हो गए या सीड बैंक हो गए। ये जो दोनों है ना, स्पर्म बैंक, सीड बैंक, ये सब लेटेस्ट मेथड हैं कंजर्वेशन के। इसमें हम पूरा ऑर्गेनिज्म कंजर्व नहीं करते हैं, हम उसका कुछ प्रोपेग्यूल कंजर्व कर लेते हैं, कुछ पार्ट कंजर्व कर लेते हैं जो उसको आगे जाकर उस पॉपुलेशन को वापस से रीजनरेट करने में मदद करेगा। जैसे स्पर्म बैंक पे हम स्पर्म को स्टोर कर लेते हैं, सीड बैंक में हम सीड को स्टोर कर लेते हैं। ये वाला बिल्कुल लेटेस्ट है और ये भी एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड में ही आएगा। ह्यूमन इंटरफेरेंस की यहाँ पर ह्यूमन सेटअप में ये चलता है। एक एक करके ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। स्टार्ट करते हैं हॉटस्पॉट से, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हॉटस्पॉट। देखो हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है, पहले तो एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। हॉटस्पॉट मतलब होता है, आपने एक कहावत सुनी होगी कि जब हथौड़ा गर्म होता है ना, तब उस पर अगर आप वार करोगे तो उसको मोल्ड करना इजी होगा। मतलब कि मान लो हमारे पास में इतना बड़ा हथौड़ा है, हमने इसको इस एरिया से गर्म किया, हमने उसको इस एरिया से गर्म किया, तो इस पूरे हथौड़े में से कौन सा वो एरिया है जहाँ पे हिट करने पे उसका शेप मोल्ड किया जा सकता है, कुछ चेंज किया जा सकता है इस एरिया में, क्योंकि ये हॉट है। इसी को बोलते हैं हॉटस्पॉट। मतलब स्टार्टिंग में जो लेमन कंसेप्ट था वो हॉटस्पॉट का यही था कि जहाँ पे बिल्कुल सटीक वार करना पड़ता है। अगर आपको कोई चेंज लाना है तो आपको बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट पे अटैक करना होगा, है ना। यही हॉटस्पॉट का भी कंसेप्ट है। देखो हॉटस्पॉट का क्या कंसेप्ट है भाई, हॉटस्पॉट ने ये बोला कि हमें कंजर्वेशन करते टाइम दो चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। एक तो इकोनॉमिक्स, पैसों का, मनी, और दूसरा हमें ध्यान देना पड़ेगा कंजर्वेशन का। तो हॉटस्पॉट कंसेप्ट इन्हीं दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हम सिर्फ कंजर्वेशन को लेकर के आगे नहीं जा सकते, हमें कंजर्वेशन के साथ में उसके साथ एसोसिएटेड इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स हैं, इकोनॉमिक कंसिडरेशंस हैं, उन्हें भी ध्यान में रखना पड़ेगा। कंजर्वेशन करने में कितना पैसा लग रहा है, कंजर्वेशन करने में कितने एफर्ट्स लग रहे हैं, क्योंकि हर कंट्री के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो जाकर के पूरा इकोसिस्टम प्रोटेक्ट कर पाए। भाई कोई छोटी सी कंट्री है युगांडा, और उसको जाकर के बोलो भाई तुम कंजर्व करो स्पीसीज़ को, फंड अलॉट करो, तो उसके पास खाने के लिए नहीं, वो फंड अलॉट कैसे करेगा, थोड़ा बहुत फंड अलॉट कर पाएगा। तो हमेशा कंजर्वेशन में एक हिंड्रेंस रहा है इकोनॉमिक्स या फिर पैसों का। अब जब आपके पास में पैसे बहुत कम हैं तो आप उनको बहुत समझदारी से खर्चा करना चाहेंगे,
इधर उधर कहीं भी हथौड़ा मारने से काम नहीं चलेगा, इधर उधर कहीं भी पैसा लगाने से काम नहीं चलेगा। हम उन एरियाज़ को टारगेट करें। हम क्या करें, क्योंकि मनी लिमिटेड है तो हम क्या करें, टारगेट दोज एरियाज़, हम उन एरियाज़ को टारगेट करेंगे जहाँ पे स्पीसीज़ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हम किन एरियाज़ को टारगेट करेंगे, जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन डाइवर्सिटी के साथ खतरा भी उतना ही ज़्यादा है। उस एरिया पे बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है, अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो वो वैसे भी ख़त्म हो जाएगा। हाई रिस्क, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और रिस्क भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा मंडराना चाहिए। अब ऐसा एरिया जिसके ऊपर एक्सटेंशन का खतरा मंडरा रहा है, पर अदरवाइज़ इकोलॉजिकल टर्म्स में उसकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, क्या हम अगर उस एरिया को टारगेट कर लें, सिर्फ उसी एरिया को फोकस कर लें और सारा जो रिसोर्स है उसी एरिया पे लगाएं, तो उस एरिया को प्रोटेक्ट करने से उसकी जो डाइवर्सिटी है, बहुत हाई डाइवर्सिटी है, वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो जो हमारा गोल है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का, वो मोर और लेस कंप्लीट ही हो जाएगा। भाई हमें हर जगह नहीं करना कि भाई 2 स्पीसीज़ इधर मिल रही है, हर स्पीसीज़ को कंजर्व करना, नहीं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ मिल रही है और ख़तरा भी ज़्यादा है उसके एक्सटेंट होने का, तो वहाँ पे लगाओ अपना सारा रिसोर्सेज। और ऐसे एरियाज़ को ही हम बुलाते हैं हॉट स्पॉट, जहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा, रिस्क ज़्यादा, दैट इज़ एरिया कॉल्ड एज हॉट स्पॉट। ये बन जाता है हॉट स्पॉट। हॉटस्पॉट के लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी होती हैं। किसी एरिया को हम ऐसे ही हॉटस्पॉट नहीं बुला सकते हैं, कुछ चीज़ें होनी चाहिए, कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए जो वो एरिया फुलफ़िल करती रहनी चाहिए। जिसमें सबसे पहला है तुम्हारा हाई स्पीसीज़ डाइवर्सिटी। ये तो हमने पहले भी बता दिया कि भाई स्पीसीज़ डाइवर्सिटी कम नहीं हो सकती है, तो फिर हम पैसा नहीं लगाएंगे उतना, स्पीसीज़ डाइवर्सिटी ज़्यादा होनी चाहिए। स्पीसीज़ डाइवर्सिटी के बाद में एंडेमिज़म भी ज़्यादा होना चाहिए। अब ये एंडेमिज़म का मतलब क्या है भाई? एंडेमिज़म या फिर एंडेमिक स्पीसीज़ ऐसी स्पीसीज़ होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में तो मिलती हैं, पर दुनिया के बाकी किसी भी हिस्से में नहीं मिलती। मान लो एक ऐसी स्पीसीज़ है जो सिर्फ इंडिया में पाई जा रही है, या इंडिया में भी कोई एक स्पेसिफिक जंगल में पाई जाती है और बाकी पूरी दुनिया में नहीं पाई जाती, तो उसको क्या बोलेंगे? उस एरिया की एंडेमिक स्पीसीज़, वो सिर्फ वहीं पर मिलती है। या मान लो कोई एक स्पीसीज़ है पांडा, जो ब्लैक एंड वाइट मार्किंग वाला पांडा होता है, वो चाइना का एंडेमिक है, चाइना के अलावा वो कहीं पर भी जनरली नहीं पाया जाता। ऐसे ही बहुत सारे एंडेमिक स्पीसीज़ हैं जो एक एरिया में मिलते हैं, बाकी कहीं पे नहीं मिलते। तो हॉटस्पॉट बनाने के लिए हमें उस एरिया में एंडेमिक स्पीसीज़ का नंबर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जब हम कंजर्वेशन करें तो उन स्पीसीज़ के कंजर्वेशन को टारगेट किया जाए जो बाकी दुनिया में कहीं पर भी नहीं पाई जाती। भाई वो ख़त्म हो जाएंगी तो बाकी दुनिया में वो मिलती नहीं है, पूरी की पूरी एक्सटेंट हो जाएंगी। तो हमें उन एरियाज़ को टारगेट करना है जहाँ पे एंडेमिज़म ज़्यादा है। ये तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हो गया। मैंने बताया था खतरा भी ज़्यादा होना चाहिए। सिर्फ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होने से काम नहीं चलेगा। अगर हमें अपने पैसे लगाने उस एरिया में, तो उस एरिया में ये प्रूफ करना पड़ेगा उस एरिया को कि भाई मेरे ऊपर खतरा भी मंडरा रहा है। कितना खतरा मंडरा रहा है? बहुत ज़्यादा। उसको डेटा में बताएं तो उस एरिया का 70% ऑफ ऑल वेजिटेशन लॉस्ट। जो एरिया था जिसका ओरिजिनल वेजिटेशन या फिर फॉरेस्ट कवर, प्लांट कवर जो था, उसका 70% ख़त्म हो जाना चाहिए, 70% लॉस्ट हो जाना चाहिए। अगर 70% लॉस्ट नहीं हुआ है तो हम उसको हॉटस्पॉट नहीं बुला सकते। 70% ख़त्म होना मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें डैमेज बहुत ज़्यादा पहले ही हो चुका है, अब हम उस पर रुक नहीं सकते।
वो हॉटस्पॉट है, अब उस पर काम करना ही पड़ेगा, उस पर अपना एफर्ट डालना ही पड़ेगा। तो हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, और ख़तरा भी बहुत ज़्यादा है। कितना खतरा है? 70% उसका वेजिटेशन पहले ही ख़त्म हो चुका है, तो उस पर एफर्ट लगाओ। ठीक है, अब बात करते हैं कि टोटल हॉटस्पॉट कितने हैं। स्टार्टिंग में हॉटस्पॉट कम बनाए गए थे, फिर धीरे धीरे कुछ और हॉटस्पॉट भी ऐड किए गए, तो हमारे पास आज कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। ये सारा डेटा 2014 का है। आज के टाइम पे हॉटस्पॉट और बढ़ चुके हैं, पर एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलना है, ज़्यादा होशियार नहीं बनना। तो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वही हम स्टार्ट में यूज़ कर लेंगे। तो जब स्टार्टिंग में हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट आया था इनिशियली, तो हमने कितने हॉटस्पॉट बनाए थे? 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाए गए थे, 25। बाद में धीरे धीरे करके 9 और ऐड कर दिए गए, तो फिर कितने टोटल हो गए? 34। आज इनका नंबर और बढ़ चुका है, लेकिन हमें 2004 वाला डेटा 34 ही याद करना है। इसमें क्यूरियोसिटी आती है कि भाई इंडिया में कितने हैं। ठीक है, पहले मैं एक बात बता दूं, हॉटस्पॉट का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है। ये कोई नेशनल कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी देश का दिया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है। और ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को कंसीडर नहीं करता है हॉटस्पॉट, ये भी याद रख लेंगे थोड़ा सा। मतलब कि ये इकोलॉजिकल एरिया को कंसीडर करता है, पॉलिटिकल बाउंड्री को कंसीडर नहीं करता है कि ये देश यहाँ पे ख़त्म हो गया तो हॉटस्पॉट यहाँ पे ख़त्म हो गया, नहीं। ये एक एरिया को कवर करता है। हो सकता है उस एरिया में 3 कंट्रीज़ आती हैं, हो सकता है उस एरिया में 3 कंट्रीज़ के बॉर्डर हो, कोई मतलब नहीं उसको। हम इकोलॉजी पे ध्यान देंगे, पॉलिटिकल बॉर्डर्स पे ध्यान नहीं देते हैं हॉटस्पॉट पे। ठीक है, ये बताना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडिया में कितने हॉटस्पॉट है। इंडिया में एक भी हॉटस्पॉट नहीं है। अब आप बोलेंगे सर बुक में तो 3 दिया, नहीं दिया 3। इंडिया में एक भी हॉटस्पॉट नहीं है। इंडिया 3 हॉटस्पॉट का कुछ पोर्शन इंडिया में लाए करता है। सुनना थोड़ी सी बात को, मैं बता देता हूँ। इंडिया के अंदर कोई हॉटस्पॉट नहीं है, ऐसा नहीं है कि इंडिया एक हॉटस्पॉट नहीं। 3 ऐसे हॉटस्पॉट हैं जिनका कुछ एरिया इंडिया में लाए करता है। मतलब इंडिया का जो एरिया है उसके एरिया में 3 हॉटस्पॉट का एरिया पड़ता है, पर वो इंडिया तक कन्फाइंड नहीं होंगे। कौन कौन से हैं वो समझ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। पहला है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, दूसरा है इंडो बर्मा, और तीसरा है हिमालय। ठीक है, एक इंडिया का डायग्राम बना लेते हैं, समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसे ही हम बनाते हैं। यहाँ पे हमारा म्यांमार, बर्मा। अब देखो 3 जो हॉटस्पॉट जो इंडिया में लाई करते हैं, जिनका कुछ एरिया इंडिया में लाई करता है, वो कौन कौन से हैं? पहला है ये वाला, ये एक हॉटस्पॉट है जिसमें हम वेस्टर्न घाट प्लस श्रीलंका को काउंट करते हैं। तो क्या ये हॉटस्पॉट इंडिया में है या फिर इंडिया इसका एक पार्ट है? इंडिया पार्ट है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज कंसीडर नहीं करनी। दूसरा है इंडो बर्मा, यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और इंडोनेशिया का एक स्टेट है, इसमें एक वो बनता है। इसको क्या बोलते हैं? इंडो बर्मा। कुछ पोर्शन बर्मा में है, मतलब, और कुछ पोर्शन इंडिया में है। फिर है हिमालय। अब हिमालय पूरा का पूरा इंडिया में तो है नहीं, हिमालय तो चाइना में भी है, नेपाल में भी है, इंडिया में भी है। तो तीसरा हो गया हिमालय। ठीक है, तो इंडिया का एरिया 3 हॉटस्पॉट में शेयर्ड है। इंडिया में एटलीस्ट पूरा का पूरा कोई हॉटस्पॉट नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है ये चीज़। अब ऐसे ही करके बहुत सारे हॉटस्पॉट हैं। अब हॉटस्पॉट का इतना ज़्यादा
क्रेज़ क्यों आ गया था, क्योंकि हॉटस्पॉट हमें ये समझ में आता है कि पूरा हॉटस्पॉट अगर हम मिला दें तो 2% लैंड एरिया से भी कम आएगा। जितने भी टोटल हॉटस्पॉट हैं 34 के 34 हॉटस्पॉट, अगर हम उनके एरिया को कंबाइन भी कर दें तो 2% एरिया लैंड एरिया जो है उससे ज़्यादा वो मिलकर नहीं बनाते हैं। और उसके बाद भी अगर हम इन एरियाज़ की प्रोटेक्शन में कामयाब हो जाएं, मान लो हम इन एरियाज़ की प्रोटेक्शन में कामयाब हो जाएं, कंप्लीट प्रोटेक्शन कर दें, तो इसकी वजह से जो अभी हमारे पास में स्पीसीज़ एक्सटेंशन रेट है वो 30% तक कम हो जाएगा। हम स्पीसीज़ एक्सटेंशन रेट को क्या कर सकते हैं, स्पीसीज़ का जो एक्सटेंशन रेट है वो अप टू 30% रिड्यूस हो जाएगा। जो करंट रेट है उससे 30% रिड्यूस हो जाना मतलब बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ कितना परसेंट एरिया कवर करना है हमको, प्रोटेक्ट करना है 2% ऑफ लैंड एरिया, मतलब काफ़ी छोटे एरिया को कंजर्व करके बहुत बड़ा रिजल्ट मिल रहा है। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये हमने पढ़ा है एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट जहाँ पे हॉटस्पॉट की बात की गई है। अब हम बात करते हैं नेशनल लेवल पर, क्योंकि भाई सिर्फ इंटरनेशनल कंजर्वेशन एफर्ट से तो बात बनेगी नहीं, छोटे छोटे लेवल्स पे भी हमें कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो हर कंट्री के पास में कुछ अपने गवर्नमेंट लेवल पर एफर्ट्स लगाए जाते हैं जो किस फॉर्म में होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की फॉर्म में। तो अब हमें इन्हीं की बात करनी है जो गवर्नमेंट बेस्ड होते हैं, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंडिया में कंट्रोल करेगी, दूसरी कंट्री गवर्नमेंट वहाँ पे कंट्रोल करेगी। हॉटस्पॉट में ऐसा नहीं था। हम इंडिया की बात करेंगे कि भाई इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। पहले ही बता दूँ ये सारा डेटा 2004 का है, आज के टाइम पे चेक करोगे तो अलग अलग आएगा, लेकिन नीट में वही आएगा, तो हम अभी यही याद रखेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में 14 होते हैं। सबसे बड़ा एरिया बायोस्फीयर रिजर्व का ही होता है। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा होता है। एक बायोस्फीयर रिजर्व इतना बड़ा होता है कि कई बार उसमें नेशनल पार्क और सेंचुरी उसी के अंदर पाए जाते हैं, है ना। एक एग्जांपल भी बता दूंगा, बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, तो वो भी बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेशनल पार्क जो है वो 90 हैं और सेंचुरी जो होती है वो 448 है। अब बायोस्फीयर रिजर्व तो हमें पता लग गया, भाई बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया है जिसको हमें कंजर्व करना है, ठीक है, और बहुत बड़ा होता है बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क और सेंचुरीज कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है, ये कई बार क्वेश्चन बन जाता है। देखो, नेशनल पार्क जो होता है ना वो पूरा इकोसिस्टम कंजर्व करना, उसको जो नेशनल पार्क है वो पूरा इकोसिस्टम कंजर्व करेगा। वो एनिमल लाइफ को भी कंसिडर करेगा, मतलब फ्लोरा को भी कंसिडर करेगा, फौना को, और फ्लोरा मतलब प्लांट लाइफ, तो प्लांट लाइफ एनिमल लाइफ दोनों को कंसिडर करेगा। साथ में उस एरिया में जो हैबिटाट है, एबायोटिक फैक्टर है, उसको भी कंजर्व करेंगे। लगे हाथ हम जो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, कोई मंदिर पड़ गया मान लो बीच में, कोई गुफा पड़ गई बीच में जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस ने बनाई है, केव पेंटिंग मिल गई हमको, तो हम उनका भी प्रोटेक्शन करते हैं। तो कोई प्री हिस्टोरिक अगर बिल्डिंग वगैरह है, प्री हिस्टोरिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हम उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब इसमें सब कुछ प्रोटेक्ट किया जाता है, प्लांट, एनिमल, जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, कोई मॉन्यूमेंट है, सबको प्रोटेक्ट कर लो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा नहीं होता। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थोड़ा और छोटा एरिया होता है और यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक एनिमल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो सबसे मेन फोकस होता है वो किसी एक पर्टिकुलर एनिमल पे होता है, उसी एनिमल के इर्द गिर्द हम सारी प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये हमारे पास में सेंचुरी की बात हो गई। एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है और एमपी से ही रिलेटेड है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। सबने सुना होगा, बहुत सुंदर है ना, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इससे समझ भी आ जाएगा, बहुत अच्छा होता है बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक नेशनल पार्क और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये याद रखना।
एक तो यहाँ पे नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क, ये इसी के अंदर पड़ता है और इसी में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, एक बोरी और एक पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे हम नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बायोटिक एबायोटिक और मॉन्यूमेंट्स को भी कंसीडर किया जाता है। अगर आप जाओगे वहाँ पे तो बहुत सारी केव्स वगैरह हैं, केव पेंटिंग्स वगैरह हैं, उनको भी प्रोटेक्शन किया जाता है वहाँ पे, है ना। तो ये हम यहाँ पर याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट इन सीटू मेथड सैक्रेड ग्रुव्स की। अब जो सैक्रेड ग्रुव्स है ना, वो थोड़ा और लोकल लेवल पर चला जाता है। सबसे पहले हमने बात की हॉटस्पॉट की, जो किस लेवल पर था, इंटरनेशनल लेवल पर। वो वर्ल्ड लेवल की बात है भाई, है ना। वर्ल्ड लेवल पर डिसाइड होता है कि भाई ये वाला एक हॉटस्पॉट है या फिर नहीं है। फिर हमने बात की जो नेशनल लेवल पे एफर्ट्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो नेशनल लेवल पर एफर्ट्स लगा सकते हैं। इसके बाद में हमें चलना है नेशनल लेवल से भी नीचे, लोकल पीपल लेवल पर। भाई एक पर्सन लोकल लेवल पर किस तरह के एफर्ट्स लगा सकता है, कैसे वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकता है लोकल लेवल पर, तो वो यहाँ पे अब हमें समझना है। उसमें हमारे पास आता है सैक्रेड ग्रुव्स। उसमें हमारे पास में क्या आता है बेटा, सैक्रेड ग्रुव्स। सैक्रेड मतलब पवित्र। स्थल के आसपास जो इकोसिस्टम होता है वो जर्नली प्रोटेक्ट हो जाता है। पवित्र एरियाज के आसपास जो एरियाज होते हैं वो जर्नली हम एज इट इज प्रोटेक्शन में वो आ जाता है। तो हमें वही पढ़ना है कि भाई उसको हम कैसे प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। रिलीजियसली या फिर बिलीफ बेस पर, अगर रिलीजियस सिस्टम पर कोई प्रोटेक्टेड एरिया है कहीं पर, प्रोटेक्टेड एरिया बाय लोकल पीपल, इसमें गवर्नमेंट का काम नहीं है भाई, लोकल पीपल करेंगे सब जो करेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज सैक्रेड ग्रुव्स। इंडिया में सैक्रेड ग्रुव्स बहुत बड़ा एक पोर्शन है, क्योंकि इंडिया में आपको पता है रिलीजियस पीपल बहुत सारे है ना, बाकी कंट्रीज से भी ज़्यादा हैं। तो जब भी कोई रिलीजियस स्पेस होता है, एरिया होता है, तो मान लो मंदिर है या गुरुद्वारा है या कुछ भी है, तो उसके आसपास जो एरिया होता है वो भी सैक्रेड हो जाता है और उसको भी हम प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं। वो एक कॉमन बिलीफ सिस्टम ही होता है। ये छोटे लेवल पे भी होता है, बहुत माइक्रो लेवल पर भी होता है ये, लेकिन अभी हम बात करेंगे बड़े बड़े जो सैक्रेड ग्रुप्स हैं, अभी हम सिर्फ उनकी बात करेंगे। तो जो बहुत बड़े हैं ना इंडिया में, वो उनका एक एग्जांपल है खासी एंड जैंतिया हिल्स, मेघालय में जो मिलती है। खासी एंड जैंतिया हिल ऑफ मेघालय। दूसरा क्या है, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान। अरावली एक माउंटेन रेंज है, दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज। राजस्थान में उसको सैक्रेड माना जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। उस पर मंदिर है काफ़ी सारे, तो उस पर भी हम पूरा रेंज को प्रोटेक्ट करते हैं। वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। लास्ट है सरगाजू, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश।
सरगाजू, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, वो भी सेक्रेड ग्रुप में आते हैं। सेक्रेड ग्रुप्स इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि कई जगहों पर तो ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट भी फेल हो गई है। एक स्पीसीज एक्सटेंट हो चुकी है पूरी दुनिया से, पूरे नेशन से एक्सटेंट हो चुकी है, पर सेक्रेड ग्रुप में मिलती है। जैसे अगर हम बताएं खासी एंड जयंतिया हिल की एक खास बात है कि मेघालय में मिलने वाली कुछ ऐसी एंडेमिक स्पीसीज़ हैं जो यहीं पर बची हुई हैं, वो हर जगह से एक्सटेंट हो चुकी हैं, सिर्फ खासी एंड जयंतिया हिल्स में ही वो पाई जाती हैं। तो ये हमारे लिए एक सबक भी मान सकते हो कि भाई हम कैसे रिलीजियसली भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लोकल, हमें हमेशा गवर्नमेंट या इंटरनेशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, अगर लोकल पीपल भी चाह लें, है ना, तो अपने एफर्ट्स से भी प्रोटेक्शन हो जाता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दादा दादी लोगों के ज़माने में जंगल ज़्यादा थे, उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जंगलों की नहीं पता होगी। उन्हें नहीं पता था वो ऑक्सीजन देता है, उन्हें नहीं पता था भाई ये सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाता है, ये सब बहुत ना भी पता हो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक लेवल पे, फिर भी वो प्रोटेक्ट करके रखते थे चीज़ों को। आज हमें सब पता है फिर भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। तो ये तो बेटा एक एम्पैथी की बात है ना, एक कनेक्शन की बात है कि नेचर से हम कितना कनेक्ट कर सकते हैं। पहले के लोग नेचर के साथ रहते थे तो उनको कनेक्शन लगता था, अब हम नेचर के साथ उतना नहीं रहते, है ना, तो कोई पेड़ कटने से हमें शायद उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि धीरे धीरे नेचर से दूर जाने से नेचर का जो डिस्ट्रक्शन है वो और फास्ट हो गया। अब बात करते हैं ex situ कंजर्वेशन। ex situ कंजर्वेशन, अब ex situ कंजर्वेशन हम क्या यूज़ करते हैं? स्पेशल मैन मेड सेटिंग्स, आर्टिफिशियल सेटिंग, ऐसे मैन मेड है सेटअप या फिर सेटिंग का इस्तेमाल करते हैं और उस सेटिंग में हम उस एनिमल या प्लांट को ला करके रख देते हैं और वहाँ पे प्रोटेक्शन करते हैं। इसमें 3 चीज़ें ज़रूर पढ़नी होती हैं: जूलॉजिकल पार्क जू, बॉटनिकल गार्डन्स बॉट गार्डन्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, वो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, सॉरी ये भी जू होते हैं, ओपन जू बोलते हैं इनको। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स को ना ओपन जू बोलते हैं। इंडिया में तो कम इनका वो है पर कम है। बाहर कंट्रीज़ में जू की जगह ये ज़्यादा चलते हैं, है ना। एक गाड़ी होती है प्रोटेक्टेड और वो डायरेक्टली जाती है एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स के पास भी घूमते रहते हैं लोग, तो इसको ओपन जू भी बोल दिया जाता है। अब यहाँ पर देखो, नाउ वी हैव रीच्ड जूलॉजिकल पार्क में एनिमल्स को कंजर्व करते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स में प्लांट्स को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क भी रिवर्स जू है। आप ऐसा मान सकते हो रिवर्स जू है ये। रिवर्स जू कैसे? मतलब देखो, जब आप जू में जाते हो तो क्या चीज़ एनक्लोजर में रहती है? एनिमल्स। ह्यूमंस फ्री रहते हैं, घूमते हैं, एनिमल्स को देखते हैं। एक कंसेप्ट है बाद में कि भाई एनिमल्स क्यों केज में रहे, एनिमल्स को तो एरिया दो ना, फ्री रहेंगे वो, जंगल दे दो, वो दे दो, वो अपना एरिया अपने आप डिसाइड कर लेंगे। फिर हम लेकर के गाड़ी जाएंगे, हमें केज गाड़ी होती है पूरी बंद, फिर हम उसमें जाते हो, उसमें एनिमल्स को देखते। तो हम पिंजड़े में रहते मान लो एक तरह से, और हम किसको देख रहे होते हैं? जानवरों को। तो ये वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क का कॉन्सेप्ट है। इंडिया में बहुत फेमस नहीं है, बाहर ज़्यादा फेमस है, तो बहुत ज़्यादा नहीं सुना होगा तुम लोगों को। अब ये सारी चीज़ें देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी एनिमल को, ऑर्गेनिज्म को पूरा का पूरा उठा के ला रहे हैं, उसको पिंजड़े में कैद कर रहे हैं। प्रॉब्लम फिर से वही आती है, इकोनॉमिक्स। मैंने बताया कोई भी कंजर्वेशन में जो हिंड्रेंस है ना, वो इकोनॉमिक्स। एनक्लोजर बनाने में, उसको मेंटेन करने में, ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाने में कोई इतना इजी काम नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो इसके लिए कुछ नए कॉन्सेप्ट, नई टेक्नोलॉजीज़ अगर डेवलप की जाएं तो वो ज़्यादा बेटर है। तो इसीलिए हम क्या मेथड डेवलप कर रहे हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। देखो, क्रायो का जहाँ भी मतलब है ठंडी जगह पे प्रिजर्व करना। ठंडी मतलब बहुत ठंडी, एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज़, लिक्विड नाइट्रोजन, इन सब की मदद से हम बहुत ही ठंडा एक सेटअप बनाते हैं, ठंडा एक एरिया बनाते हैं, चेम्बर बनाते हैं, और उस चेम्बर में चीज़ों को कंजर्व करोगे, है ना, प्रिजर्व करोगे। अच्छा, कोल्ड ही क्यों? हम कोल्ड एरियाज़ का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? क्योंकि कोल्ड एरियाज़ में जो मेटाबॉलिज्म होता है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी सेल का, वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। और जब मेटाबॉलिज्म एक बार स्लो हो ही गया, तो मेटाबॉलिज्म के स्लो होने के बाद
उसको प्रिजर्व करना ईजी हो जाता है, वो जल्दी से फिर ख़राब नहीं होगा। इसमें आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो 2 तरह के क्रायो प्रिजर्वेशन बैंक्स बना लिए गए। स्पर्म बैंक, जहाँ पे हम एनिमल्स का स्पर्म स्टोर करके रख लेते हैं। अब जब एनिमल का स्पर्म स्टोर हो ही चुका है तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी एग्स को भी स्टोर कर सकते हो, स्पर्म भी स्टोर कर सकते हो, एग भी स्टोर कर सकते हो, तो उसको कंजर्व कर लो डायरेक्टली। इससे ब्रीडिंग प्रोग्राम बहुत इजी हो जाता है। मान लो कोई अफ्रीका में कोई हाथी है और कोई दूसरा हाथी है जो चाइना में है, तो उन दोनों को ब्रीडिंग कराना बहुत इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है और उनको लाने के लिए बहुत सारी परमिशन भी लगती है। वैसे तो चलो ठीक है, तो स्पर्म और एग को ही अगर ट्रांसफ़र करके नया बच्चा पैदा कर दिया जाए तो वो ज़्यादा फीसिबल है, तो कंजर्वेशन एफर्ट्स फास्ट हो जाते हैं। सीड बैंक, प्लांट्स को कंजर्व करने का जो सबसे रामबाण इलाज है वो सीड बैंक बना लो। हर एक प्लांट जो वैरायटी है उसका सीड स्टोर करके रखो और जा कर के उसको फेवरेबल जगह पे लगा सकते हैं, तो जब फेवरेबल कंडीशन आएगी हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सीड बैंक भी बनाए जाते हैं। अभी तक हम यहीं पहुँचे, लेकिन कोशिश जारी है कि हम क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स को और आगे लेकर के जाएं, और भी चीज़ों को क्रायो प्रिजर्वेशन से ही कंजर्व कर लें, क्योंकि यहाँ पे पूरे ऑर्गेनिज्म की बात करनी ही नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ उतनी ही बात करनी पड़ेगी और हम ये चीज़ें कर लेंगे। अब हम बात करने वाले हैं भाई कैसे कंजर्व किया जाता है, क्या क्या मेथड्स हैं, ex-situ in-situ, वो सब हमने समझ लिया। अब हमें समझना है कि भाई बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए पॉलिटिकल तौर पे वर्ल्ड लेवल पर जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, है ना, उनकी तरफ से क्या एफर्ट्स लगाए गए हैं अभी तक। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई इंटरनेशनल, ये तो इंटरनेशनल मुद्दा है। कहीं भी अगर इकोलॉजी डैमेज हो रही है पूरे अर्थ पर तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम पे पड़ता ही है। ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग से उसका जो मेन कल्प्रिट है वो कुछ ही कंट्रीज़ हैं, स्टार्टिंग के 10 कंट्रीज़ ही होंगी, पर भुगतना तो सबको पड़ेगा। बल्कि उनको भुगतना पड़ेगा जो छोटी कंट्रीज़ है जिनका उसमें कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, वो ज़्यादा भुगतेंगी जिनका कंट्रीब्यूशन है उनके कंपैरिजन में। सही है, तो इसीलिए इंटरनेशनल तौर पे भी हमारी जिम्मेदारी है कि मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस करके हम इन चीज़ों को डिस्कस करें सारी कंट्रीज़ के साथ में। और भाई एक तय नतीजा होना चाहिए कि हमें कम से कम ये चीज़ करनी है। तो अब हमें ये देखना है कि भाई इंटरनेशनल तौर पे क्या क्या चीज़ें की गई हैं, जिसमें हमारे पास में आता है अर्थ समिट। बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हैं। समिट मतलब कोई मीटिंग है, इंटरनेशनल तौर पे बड़े बड़े लीडर्स मीट करते हैं और एक पर्टिकुलर चीज़ पे एग्री होने की कोशिश करते हैं। अर्थ समिट जो हुई थी वो रियो डी जेनेरियो में हुई थी 1992 में। किस टॉपिक के ऊपर थी? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के ऊपर। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके ऊपर ये हुई थी। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज को लेकर के बात बनी थी। भाई सस्टेनेबल यूज़ क्या है? सस्टेनेबल यूज़ ऐसा समझ लो जो मेंटेन किया जा सके। जैसे जब हम जिम जाते हैं तो हमें एक जिम में ना जब ट्रेनर आता है तो वो एक चीज़ बोलता है, जो लोग जिम गए होंगे उनको पता होगा, कि आप जिम की इंटेंसिटी उतनी रखिएगा जितनी आप सस्टेन कर पाए अपने हिसाब से। फालतू में बहुत ज़्यादा रेप्स मार दिए, अगले दिन फिर दिखाई नहीं दे रहा, कोई फायदा नहीं। उतना करिए जितना आप सस्टेन कर पाए। यही चीज़ यूज़ ऑफ रिसोर्स में भी, रिसोर्स का यूज़ तो करना ही है पर सस्टेनेबल यूज़ करना है। ऐसा यूज़ करो कि आगे वाली जनरेशन भी यूज़ कर पाए, कि तुम ही यूज़ कर लो सब, आगे वाली जनरेशन को ना मिले। ऐसा भी नहीं करना है कि भाई अपना डेवलपमेंट नहीं करना है, सस्टेनेबल यूज़ तो करना ही है। लगातार थोड़ा यूज़ करोगे, सस्टेनेबल यूज़ करोगे, समझदारी से यूज़ करोगे तो लंबे टाइम तक एक चीज़ को यूज़ कर सकते हो। सोने की अंडे और मुर्गी वाली बात है भाई। रोज़ एक अंडा मिल रहा था, खुश था, एक साथ सारे अंडे निकालने जाओगे दिक्कत आएगी। तो सस्टेनेबल यूज़ करने की ज़रूरत है। इसी पे बात बनी। यहाँ से हमने कई सारे फॉलोअप मीटिंग्स भी लिए हैं, मतलब इसी को बेस बना करके डिसाइड किया जाता है कि भाई हर 10 साल में या 5 साल बाद में हम कुछ टारगेट सेट करेंगे, फिर से मीटिंग होगी।
फिर देखा जाए किस कंट्रीज़ ने अपना टारगेट पूरा कर रखा है। तो एक फॉलोअप मीटिंग जिसको हम वर्ल्ड समिट भी बोलते हैं, अर्थ समिट के बाद में वर्ल्ड समिट। वर्ल्ड समिट जो हुआ था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ही हुआ था, जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में। जोहानिसबर्ग 2002 साउथ अफ्रीका में, ऑन द बेसिस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें 109 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, बहुत लार्ज कॉन्फ्रेंस था। और उन्होंने एक बोला था कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसको हमें रिड्यूस करना है। उन्होंने क्या बोला था, बायोडाइवर्सिटी जो लॉस है उसको हमें 2010 तक एक सिग्निफिकेंट लेवल तक नीचे लेकर के आना है। लोकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, हर लेवल पे हमें बायोडाइवर्सिटी लॉस को कम करना है। ये किस में बात बनी थी, वर्ल्ड समिट के अंदर। तो ये हमारे पास में हो जाता है कि हम कैसे इकोसिस्टम को, नेचर को कंजर्व कर सकते हैं, क्या मेथड्स हैं, क्यों कंजर्व करना है, और क्या इंटरनेशनल लेवल पर जो चीज़ें चल रही है उसके बारे में हमने बातें यहाँ पे कर ली।